हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम बात करेंगे कि एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्ज़ाम, ये जो एनआईएसएम के तहत ये जो एग्ज़ाम ली जाती है, जो भी लोग इनरोल कर चुके हैं, ये जो भी लोग को एग्ज़ाम देना है, जो भी लोग कैंडिडेट हैं, जो भी किसी बैंक में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग को ये एग्ज़ाम देना आज की डेट में मस्ट हो गया है। एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम मैं ऑलरेडी एक एग्ज़ाम दे चुका हूँ म्यूचुअल फंड का, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा, जो भी लोग म्यूचुअल फंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी जिनका भी म्यूचुअल फंड का एग्ज़ाम है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम क्या होता है और कैसे इसमें इनरोल किया जाता है, इसका क्या एग्ज़ाम का असेसमेंट स्ट्रक्चर है, कितने मार्क्स का क्या होता है नहीं होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड में टोटल 12 चैप्टर है, टोटल 12 चैप्टर है। ठीक है, उस 12 चैप्टर में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी मैं करंट में एग्ज़ाम दिया हूँ तो कौन कौन सा चैप्टर आता है, किस टॉपिक से आता है, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, वो मालूम है। तो उस वजह से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसको डिस्कस करूँगा, चैप्टर वाइज मैं सारा पढ़ाऊँगा। आप कंप्लीट ये सारा वीडियो देखने के बाद आपको इवन बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना करके आप इजीली मार्क्स ला सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। मतलब आप इजीली 70 प्लस मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं और एनआईएसएम सीरीज में म्यूचुअल फंड के एग्जाम में आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के बारे में कि सबसे पहले आपको एनआईएसएम के वेबसाइट पे इनरोल करना होता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है nism.ac.in पे। आप उस पर पहले इनरोल कीजिएगा, फिर आपका प्रोफाइल अप्रूव होगा। 3 से 4 दिन लगता है प्रोफाइल अप्रूव होने में। प्रोफाइल अप्रूव होगा फिर आप इजली एग्ज़ाम दे सकते हैं अप्लाई करके। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम में टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 घंटे का समय मिलता है आपको, 2 आवर्स का। पासिंग स्कोर 50% है, यानी आपको 100 में एटलीस्ट 50% लाना है, डेट मीन्स 50 मार्क्स लाना है। अगर आप 51 भी ले आते हैं तो आप पास हो चुके हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये जो इसके बाद आपको क्या होता है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे तो इसमें रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है इंस्टेंटली आपको रिजल्ट दे दी जाती है। उसके कई दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद, जनरली 15 से 20 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट आपके मेल पे आएगा और आपके उस एनआईएसएम के वेबसाइट पे भी आ सकता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा पूरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम का प्रोसेस शुरू से लास्ट तक। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इसमें इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, वाई इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, कोई भी आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल होता है। ठीक है, उस फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए वो करता है। फाइनेंशियल गोल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि देखिए अब हमारा जो सेविंग है उस सेविंग से पैसा बचा बचा के हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब फाइनेंशियल गोल जो हमारा होता है उसको हमको अचीव करने का सेविंग से नहीं हो सकता है, हमारे सैलरी से नहीं हो सकता है। क्योंकि कैसे होगा, अचानक फाइनेंशियल गोल डेट मीन्स कि हमको एक बड़े अमाउंट में पैसा का ज़रूरत है। ठीक है, अब वो पैसा का ज़रूरत फाइनेंशियल गोल वो तुरंत तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए। तो उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 2 तरीके से आप फाइनेंशियल गोल को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका जो सेविंग अमाउंट है, ठीक है, वो सेविंग को सेव करके ही आप फाइनेंशियल गोल को मीट कर सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि फाइनेंशियल गोल क्या होता है, आखिर किस फाइनेंशियल गोल की बात कर रहे हैं जो जिसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से हम समझाएंगे आपको, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, समझने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल गोल्स क्या होता है कि कोई भी अमाउंट, सपोज कीजिए कि पहले वर्बली समझिए। ठीक है, अ फाइनेंशियल गोल इज अ टारगेट टू एम फॉर व्हेन मैनेजिंग योर मनी। इट कैन involve saving, spending, earning, or even investing. Creating a list of financial goals is vital to creating a budget. That means that your goals should be measurable, specific and time oriented. अब समझिए सीधे लैंग्वेज में। ठीक है, फाइनेंशियल गोल का मतलब कि आज हम हैं, ठीक है, हमारी एक बच्ची है, मे बी है नहीं, ठीक है, कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, अगर गर्ल्स है, डॉटर है, तो उसके मैरिज,
उसका मैरिज करना हमारे लिए एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है। कोई डॉटर है या चिल्ड्रन है, दोनों का एजुकेशन जो है, यानी बच्चे का एजुकेशन जो हो सकता है वो फाइनेंशियल गोल हो सकता है। ठीक है, खुद के मैरिज जो होता है वो भी फाइनेंशियल गोल हो सकता है। हमारा खुद का मैरिज है वो भी फाइनेंशियल गोल हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। अगर हमको कोई बहुत बड़ा हाउस खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, तो वो भी मेरा फाइनेंशियल गोल हो सकता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि रिटायरमेंट, ठीक है, फंडिंग द रिटायरमेंट, अगर हमको रिटायरमेंट चाहिए, अभी हम इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमको रिटायरमेंट में एक बड़ा अमाउंट चाहिए, तो ये भी मेरा एक फाइनेंशियल गोल है। ठीक है, तो इजी लैंग्वेज में एग्जांपल से आप समझ गए कि फाइनेंशियल गोल क्या होता है, कि कोई एक अमाउंट जो एक फिक्स अमाउंट है हमको वो चाहिए, इतने समय के लिए चाहिए, एक टाइम लाइन होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग फाइनेंशियल गोल कहते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल गोल दो टाइप का होता है बेसिकली, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल की सपोज कीजिए कि हमको घर बनाना है। ठीक है, हमारे पास कुछ पैसा ऑलरेडी है और कुछ पैसे की और ज़रूरत है, तो घर बनाना है, इंस्टेंटली घर बनाना है। ठीक है, तो हम शॉर्ट टर्म 2 साल के लिए भी पैसा अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगा ही, तो उससे मेरा फाइनेंशियल गोल हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। सपोज कीजिए कि अभी हम क्या कहते हैं, अभी कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है इंटर में। ठीक है, इंटर के बाद उसको मतलब कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग जाना है, मेडिकल में जाना है, 10th में पढ़ रहा है, इंटर कर रहा है, तो उसके गार्जियन सोचेंगे कि 2 साल के लिए हम इसका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी मतलब बीटेक का कॉलेज फ़ी है 4 लाख रुपीज़, ये 10 लाख रुपीज़ है, तो हम 10 लाख इस हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं कि आज 10 लाख रुपीज़ है तो कल 10 लाख रुपीज़ हमको ईजिली आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल तो हम जान ही रहे हैं, चाइल्ड्स एजुकेशन, डॉटर मैरिज, मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स डैट मीन्स कि कम समय के लिए, लॉन्ग टर्म गोल मतलब ज़्यादा अमाउंट और ज़्यादा समय के लिए। ठीक है ना, तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से, फाइनेंशियल गोल्स, टाइम हॉरिजन फॉर देयर अचीवमेंट एंड इन्फ्लेशन। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, फाइनेंशियल गोल आपका जो भी होता है उस पर टाइम हॉरिजन भी मैटर करता है और इन्फ्लेशन भी मैटर करता है। ठीक है, सपोज अभी जो हम एग्जांपल दिए थे आपको इंजीनियरिंग मेडिकल का, अगर कोई बच्चा 10th में पढ़ता है, 10th छोड़ देते हैं, कोई बच्चा अगर सोच लीजिए कि चाइल्ड्स एजुकेशन की बात ही करते हैं हम। ठीक है, तो कोई बच्चा अभी क्लास 1 में है। ठीक है, 12 से 15 साल के बाद वो बीटेक करेगा या मेडिकल करेगा। ठीक है, आज के डेट में मेडिकल करने का, आज के डेट में बीटेक करने का प्राइस जो है वो आपका अच्छे कॉलेज में 10 से 12 लाख हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब एज ए गार्जियन हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बच्चे के लिए बीटेक कराने के लिए, ठीक है, तो क्या हम 10 to 12 लाख का इन्वेस्टमेंट सोच करके करेंगे? क्या हमको 10 से 12 लाख इतने साल के बाद मिल जाएगा तो हमारे बच्चे का एजुकेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम चूँकि आज अगर कॉलेज का फी 10 से 12 लाख है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि आज से 10 साल 12 साल के बाद भी उसका फी 12 लाख ही होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हमको उस हिसाब से पैसा बढ़ा करके इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा पैसा, मतलब उस टाइम हॉरिजन को मेंटेन करते हुए कि उस टाइम इस अमाउंट का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन को देखते हुए कितना इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, जनरली एफडी में हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इन्फ्लेशन रेट के इक्वल ही होता है या उससे कम हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि हम लोग हमेशा फाइनेंशियल गोल जो है वो टाइम हॉरिजन और इन्फ्लेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, कि भविष्य में 12 साल के बाद उस कितने अमाउंट का ज़रूरत होगा उस काम के लिए, तो आपको उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए दोनों सुनने में एक है, ठीक है, बट क्या डिफरेंस है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है क्या अंतर होगा? देखिए, सेविंग का मतलब कि जो पैसा हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मनी का सेफ्टी आप कह लीजिए। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर हम 30,000 पर मंथ कमाते हैं तो हम सारा एक्सपेंस लगा करके खर्च करके 25,000 खर्च कर दिए। ठीक है, 5,000 जो है मेरा बच गया, मेरा सेविंग है, उसको हम अकाउंट में जमा कर दिए। ठीक है, तो 5,000 जो है वो अकाउंट में जमा हो गया, वो पैसा ये नहीं होगा, सेफ्टी के तौर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो 5,000 अगर एक साल के बाद अगर उस पैसा को हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 5,000 अगर पर मंथ हम इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 होगा। ये 5,000 हम एक ही बार में इन्वेस्ट करके छोड़ दिए। ये सपोज कीजिए कि अचानक मतलब हमको इंसेंटिव मिल गया,
ठीक है, तो हमको अचानक 2 लाख रुपये इंसेंटिव मिल गया। ठीक है, अब उस 2 लाख रुपये को हम ऐसे रख दिए सेविंग में, पार्क कर दिए, चलो भाई सेविंग है, कोई खर्च नहीं है, इसको हम अकाउंट में पार्क कर दिए। अब सोच लीजिए कि वो 1 साल के बाद देखें, 2 साल के बाद देखें, तो वो तो 2 लाख का 2 लाख ही है ना। ठीक है ना, तो ये होता है सेविंग। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि अपने पैसे को हम किसी एक ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं, ये ऐसे जगह लगाते हैं, ठीक है, जहाँ से कि हमको मनी आए, जहाँ से कि हमको प्रॉफिट आए। अगर हम 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो 1 साल के बाद 2,10,000 हो जाए, 2,20,000 हो जाए, 3 लाख हो जाए। ठीक है, तो हमको इस तरीके से जो सोचते हैं कि प्रॉफिट अर्न हो, यानी हमारा जो वैल्यू हो मनी उसमें और एड ऑन हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग इसके बारे में, तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, एक प्रकार का क्या, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ही है। तो म्यूचुअल फंड में भी बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो हम लोग उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब पहले इस चीज़ को समझिए कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले आपको क्या समझना होगा, किस किस फैक्टर पे आपको ध्यान देना होगा किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, हम लोग म्यूचुअल फंड पढ़ रहे हैं तो इसलिए म्यूचुअल फंड को समझिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमको किन किन चीज़ों पे, किन किन बातों पे समझना होगा, किन किन बातों पे ध्यान देना होगा, क्या क्या फैक्टर है। तो सबसे पहले फैक्टर आता है सेफ्टी। अगर हम अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो वो कितना सेफ्टी है उसमें। ठीक है, सेफ्टी को अगर हम रिलेट कर पाइए तो रिस्क से। ठीक है, क्या रिस्क है, उस सेफ्टी है क्या। अपना मनी को अगर हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं 2 लाख रुपया, तो क्या सेफ्टी है कि मेरा 2 लाख का 2,20,000 हो जाएगा, या 2 लाख का 2 लाख ही रह जाएगा, या 2 लाख से घट करके 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम लोग को ये किसी भी म्यूचुअल फंड को ये करने से पहले समझना होता है कि क्या सेफ्टी होता है उसका। ठीक है, दूसरी बात, हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी का मतलब आप लोग इजीली समझ सकते हैं। लिक्विडिटी मीन्स, सिंपल वर्ड में समझिए, लिक्विडिटी मीन्स कैश रुपीज़। ठीक है, इन अ बैंकिंग सिस्टम, इन अ फाइनेंशियल सिस्टम, लिक्विडिटी मीन्स कैश। ठीक है, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, कितना ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अगर हम किसी भी स्कीम में करते हैं, किसी भी फंड में करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो कितना आसानी से हम उस पैसे को, उस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर सकते हैं, मतलब उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि सपोज अगर हम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या हमको जब ज़रूरत होगा, क्या हम उस पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं, उस पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ही बहुत ऐसे स्कीम है, जैसे ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर का। ठीक है, तो इस 3 साल तक हम पैसा को नहीं निकाल सकते हैं, लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट लॉक इन पीरियड है 3 ईयर का। आपको यहाँ पे पेनल्टी दे करके आप करवा सकते हैं। ये कहीं भी किसी और भी इन्वेस्टमेंट में है तो आपके एग्जिट लोड है। ठीक है, एग्जिट लोड का 10 to 15 डेज का समय है। ठीक है, तो उस 15 डेज से पहले अगर आप निकालिएगा तो आपका प्राइस लगेगा, या 15 डेज आपका टाइम लग ही जाएगा। या लॉक इन पीरियड 3 ईयर का है तो 3 ईयर से पहले अगर निकालते हैं तो आपका पेनल्टी लग जाएगा। तो हाँ, हालांकि पेनल्टी से घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि पेनल्टी से आपके इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। पेनल्टी से आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख का है वो 2 लाख ही रहेगा। पेनल्टी से आपके रेट ऑफ, मतलब जो आपका रिटर्न होता है ना, उस पर फ़र्क पड़ता है, आपके रिटर्न से पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले माइंड में क्लियर कर लीजिए। बट कितना ईजिली होगा लिक्विडेट करना, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, पहली चीज़। नेक्स्ट, रिटर्न्स की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग पहले ही समझे थे इस चीज़ को, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है रिटर्न। डैट मीन्स कि हम इन्वेस्ट क्यों करें, अगर हमको रिटर्न नहीं मिलेगा अच्छा तो हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। तो रिटर्न्स, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स में ही या किसी भी चीज़ में, इन्वेस्टमेंट में ही, तो ये तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुआ ना। कुछ फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी होता है। सपोज कीजिए कि जैसे कि हम हाउस में इन्वेस्ट कर दिए, कि हम एक घड़ी खरीद लिए, तो वो भी इन्वेस्टमेंट आपका है। ठीक है, अगर हम कोई सामान खरीद लिए तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट में वैल्यू डिप्रिसिएशन भी होता है। सपोज कीजिए अगर हम एक 4 व्हीलर इन्वेस्ट कर दिए अपना 4 लाख रुपीज़ से, तो अगले साल भी वो 4 लाख का 4 लाख बढ़ेगा नहीं। उस क्षेत्र में क्या होता है, डिप्रिसिएट होता है। 4 लाख अमाउंट से घट के 3.5 लाख हो जाता है, 3 लाख हो जाता है, तो उस पर वैल्यू घटता है। तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल
इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो हमको यहाँ पे रिटर्न चाहिए, सबसे ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो हमको किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको रिटर्न देखना होगा। रिटर्न एक फैक्टर करता है कि किस चीज़ में कितना रिटर्न है, कितना ज़्यादा रिटर्न है, कितना हम लिक्विडेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को समझना होगा। देखिए रिटर्न भी दो टाइप का होता है, एक आप जानते होंगे, एक होता है रेगुलर इनकम और एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। तो रेगुलर इनकम का मतलब सपोज कीजिए कि अगर हम 10 लाख रुपया पार्क कर दिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, ठीक है, या किसी भी स्कीम में, अब हमको मंथली जो है उस 10 लाख का मंथली इनकम जो भी रिटर्न है वो हमको मंथली आने लगा, ठीक है, वो हम फिक्स कर दिए इतना मंथली इनकम हमको आएगा, तो वो आपका हो गया रेगुलर इनकम, ठीक है। हम बात करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन का। डेट मीन्स कि 10 लाख का 10 लाख रुपये हमको इन्वेस्ट कर दिए, हमको अभी पैसा नहीं चाहिए, हमको 5 साल के बाद पैसा चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। तो उसमें हमको ज़्यादा पैसा ग्रो होता है, ठीक है। एज ए इन्वेस्टमेंट कैपिटल एप्रिसिएशन यानी क्या कहते हैं, कैपिटल गेन जो होता है वो हम लोग को ज़्यादा करना होता है, ठीक है, पहले ये समझिए। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या है, ठीक है, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको पता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट आपको लेने से पहले आपको उसके कन्वीनियंस के बारे में जानना होगा, ठीक है, कि अगर हमको कोई मनी का ज़रूरत कभी भी होगा, ठीक है, तो हम क्या इस पूरे मनी को ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना, हम बीच में ब्रेक कर तो सकते हैं क्या, जितना हम इन्वेस्टमेंट किए कि सारा का सारा मनी हम निकाल सकते हैं, या उसका कुछ पार्ट निकाल सकते हैं, पार्शली हम 50% निकाल सकते हैं, पार्शली 75% निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कन्वीनियंस, एक फैक्टर होता है किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिकट साइज का। टिकट साइज क्या होता है, तो देखिए टिकट साइज सिंपल सा लैंग्वेज है म्यूचुअल फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट में, कि जो भी उसका मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं टिकट साइज। मतलब किसी भी चीज़ में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब कि आपको इतना, कम से कम इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना ही होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं टिकट साइज। सपोज कीजिए आपका 50 रुपया का भी कोई आता है इन्वेस्टमेंट, कि आपको कम से कम 50 रुपया से स्टार्ट हो जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट 100 रुपया का भी आता है, कहीं इन्वेस्टमेंट आप है कि आपको 1 लाख से नीचे का इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, आपको 1 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना होगा, कहीं 1 करोड़ मिनिमम है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, टिकट साइज वही होता है कि मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उसी को कहते हैं टिकट साइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। इनकम की क्या टैक्सेबिलिटी होती है, क्या उस फैक्टर पे क्या समझना होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना होता है कि जो भी इनकम हमको मिलता है, ठीक है, उसके अर्निंग पे, उस पर टैक्सेशन का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, नहीं है, वो चीज़ हम लोग को समझना होगा कि क्या, क्योंकि अर्निंग का जो टैक्सेशन होता है वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम की बात करते हैं तो ये हमको समझना होगा कि जैसे कि आप सिंपल से लैंग्वेज में एक चीज़ समझिए कि कोई ही म्यूचुअल फंड का अगर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, हमको वो कहता है कि सर आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा हम आपको उस पर कम टैक्स लगेगा आपके इस रिटर्न पे, ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र में क्या है कि आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा डेट मीन्स कि सेफ्टी जो है वो कम है वहाँ पे, ठीक है, सेफ्टी का रेशियो कम हो जाता है। तो उस केस में भी आपको वो सब चीज़ समझना होगा, कहीं टैक्सेबिलिटी की वजह से मेरा सेफ्टी वीक नहीं पड़ रहा है, सेफ्टी कम नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा आपको ये भी समझना होगा, कहीं कहीं ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जिस प्रोडक्ट में कि आपको मतलब इनकम के ऊपर जो टैक्सेबिलिटी है, जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न के ऊपर जो टैक्स है, आपको वो कम ऑफर कर दे, कम लगे, ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपके एक बाउंडेशन लगा दे कि हाँ सर आपको जो है इन्वेस्टमेंट के पर बाद जो रिटर्न लगेगा उसका जो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा ये कम करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सर आपको ये इन्वेस्टमेंट जो आपको ये सर्टेन अमाउंट के लिए रखना होगा, सर्टेन टर्म के लिए रखना होगा, डेट मीन्स कि 10 साल के लिए सर आपको ये पार्क करके रखना होगा, आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तभी आपको इसमें कम टैक्स देना होगा, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि सर जब तक इस प्रोडक्ट का मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको यहाँ इन्वेस्ट करना होगा, यानी इन्वेस्ट रखना होगा, ब्रेक नहीं करना होगा, तो आपको लोअर टैक्स लेगा। तो इस प्रकार का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग मतलब सीधा है कि मैच्योरिटी से पहले आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज में, तो आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टैक्स डिडक्शन का। देखिए दोनों डिफरेंट चीज़ है, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम एंड टैक्स डिडक्शन दोनों डिफरेंट चीज़ है। टैक्स डिडक्शन क्या है हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टैक्स डिडक्शन का, तो ये कुछ कुछ प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है,
ठीक है, कुछ कुछ केस में, सर्टेन केस में हम जैसे देखते हैं कि जैसे कि कुछ डिडक्शन ऐसा होता है जो कि इफेक्टिवली इंक्रीज करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पे ROI हम लोग जिसको कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आया है, ठीक है, उस पर क्या क्या इंक्रीज है, ठीक है, क्या इंक्रीमेंट है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए कि सच अ डिडक्शन effectively increases the return on investment since the same is calculated after factoring the net amount investment, ठीक है। मतलब आप कितना नेट अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं उस पर आपको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। हालांकि आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि डिडक्शन अवेलेबल होता है कि कोई सा प्रोडक्ट है तो उसका क्या लॉक इन पीरियड है, क्योंकि आपको पता है पहले भी हम बताएं कि ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जैसे इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है, ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है डिडक्शन, ठीक है। आपको बार बार इस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं कि ट्रेड ऑफ हो जाता है लिक्विडिटी और टैक्स डिडक्शन के बीच में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि एक अच्छा फ्रेमवर्क हो, द अबव डिस्कशन ऑफर्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर एवल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाउएवर एज मेंशन अर्लियर नो फैक्टर शुड बी seen in isolations, one also must consider the investor situations while evaluating the revenue। मतलब टैक्स डिडक्शंस का मतलब तो आप समझ ही गए, ठीक है, क्या होता है टैक्स डिडक्शन। तो यही रहा पूरा फैक्टर। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको किस किस फैक्टर को ध्यान में रखना होगा, किस किस चीज़ को समझना होगा, ये आप समझें। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको 2 पॉइंट पे डाउट होगा, एक टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम पे और एक टैक्स डिडक्शंस में। अगर आपको ये दोनों चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप इसका डिटेल बुक जो दिया हुआ है PDF फॉर्म में, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे दोबारा, ठीक है। और अगर पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पूरा वीडियो यूजफुल लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर नए थे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरीके का वीडियो आपको लाते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर वाचिंग दिस वीडियो एंड फर्दर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, कीप वाचिंग, ठीक है। हम लोग आगे इसी वीडियो को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर का ही इन्वेस्टमेंट पार्ट था, फिर हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे एसेट्स क्लास के बारे में कि कितने प्रकार के एसेट्स क्लास होते हैं, रियल एसेट्स होते हैं, ठीक है, कमोडिटी होते हैं, तो हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो टच में रहिए, वीडियो देखते रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।